ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਟ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਊ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਨੋਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈ के वेस्टर्न ओवरसीज ऑर्गेनाइज कर रहा है जी कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर। हमने वीज़ा फेयर जरूर रखा सर, एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर। इसके पीछे रीजंस हैं। बहुत से बच्चे जो कैपेबल बच्चे भी होते हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। स्पेशल टीम बैठी होगी। एडमिशन्स के बारे में तो बताएंगे, कनाडा में कौन सा प्रोविंस, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स। साथ साथ में वीज़ा की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी। टिप्स कि आप वीज़ा कैसे ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और किस तरीके से आपने अपना वीज़ा क्रैक करना है। तो बल्कि मैं बात शुरू करने से पहले बताऊंगा, अभी मैं आपसे शो स्टार्ट होने से पहले बात ही कर रहा था कि अमृतसर की ब्रांच का एक लड़की का वीज़ा आया है। 7 बार रिफ्यूज़ल थी, 7 बार, 7 टाइम शी गॉट द रिफ्यूज़ल। और उसके पेरेंट्स बड़े मतलब दुखी थे, क्या इसका वीज़ा लग सकता है, क्या वीज़ा आ सकता है। मैंने कहा सर इसका वीज़ा आएगा, नो वरी, ठीक है। आप आए हो, डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा, बट उसके लिए आपको पेशेंस। आपका कोई वर्ड नहीं होगा कि जी कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रोविंस, चॉइस आपकी नहीं रहेंगी। मैं आपकी प्रोफाइल को देख के मैं फ़ाइल लगाऊंगा एंड आपको यस करनी पड़ेगी कि हाँ जी कि इसमें मैं डाल रहा हूँ और वीज़ा दे दो। सर ऐसा ही किया। उनकी प्रोविंस मैं नहीं लेके गया कि भाई मेरे को टोरंटो ही जाना था, मैं टोरंटो ही दूंगा। मैंने अपने तरीके से कि भाई कहाँ इसका वीज़ा निकल सकता है, इसकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, और इसका जो मतलब पुराने एजेंट से, ओल्ड एजेंट ने, प्रीवियस एजेंट ने क्या क्या गलतियाँ की हैं। रिफ्यूज़ल, मुझे फाइल की पूरी फोटोकॉपी मंगाई मैंने, रिफ्यूज़ल लेटर्स मंगाए सारे, केप्स नोट्स निकलवाए मैंने सारे, एंड उसके बाद रिलेवेंट कोर्स, और वो भी बारीकी से चेक करके कि भाई इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने नंबर है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हुए हमने उसकी फाइल लॉन्च की। एंड यस्टरडे शी गोट द वीज़ा। मतलब इतनी खुश थी कि वो तो मतलब कि हो ही नहीं सकता, वो तो भूल चुकी थी कि मेरा वीज़ा आएगा। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊ, ਕਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊ, ਕਿਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ? सर देखिए, आपकी ईमानदारी आपको आगे लेके जाती है। फाइल जो है, एम्बेसी हम वीज़ा देने के लिए बैठी है, ऐसा नहीं कि वो वीज़ा नहीं देगी, वीज़ा देने के लिए बैठी है। देखना है सिर्फ यही तो तजुर्बा है, 15 साल का यही तजुर्बा है कि भाई इसके प्रीवियस एजुकेशन क्या है, प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से कोर्स कैसा दिया गया है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी किसी का इंटरनेशनल बिजनेस में आएगा। अब ठीक है वो कॉमर्स है, बैकग्राउंड है, उसका इंटरनेशनल में जरूरी थोड़ी आएगा। हो सकता है उसके अकाउंट्स में नंबर अच्छे, अकाउंटिंग हो जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से उसको हर एक चीज़ देखनी होती है। फिर ये कोर्स सूटेबल कहाँ है, ठीक है। प्रीवियस किसी बच्चे का कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड उसके की फैक्टर्स क्या हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, उस हिसाब से फर्दर वो क्या कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है एम्बेसी इस चीज़ को नेगेटिव लेती है कि यार तूने ये कोर्स तो ऑलरेडी कर रखा है, उसके बाद आप पर्टिकुलर वही कोर्स आगे करने जा रहे हो। तो भी मतलब हर एक फील्ड में, हर एक कोर्स में, हर एक स्टूडेंट की फाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखना होता है, और वो पॉजिटिव चीज़ें देख के ही आगे फाइल को पुट किया जाता है। और हाँ, जहाँ बच्चा कम है वहाँ डालो। कोई डिप्लोमा में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो बैचलर्स में डालो। 2 साल के में रिफ्यूज़ हुआ है तो 3 ईयर का या 4 ईयर का डिग्री हो सकती है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, पीछे मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया हो। एक 2 स्टूडेंट आते हैं, बहुत बढ़िया प्रोफाइल, एंड दोनों के वीज़ा रिजेक्ट, और बैंड स्कोर भी अच्छा है। मतलब उसके फादर लिटरली क्राई कर रहे हैं कि मतलब हमारे तो एजेंट ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे भी बेटे का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो दे केम टू मी, मेरे पास आए, मैंने उनकी फ़ाइल देखी, मैंने कहा जी बैठो, 2 महीने बाद आ जाना मेरे पास, वीज़ा लगेगा। अब देखना क्या था, कोर्स एजेंट ने ठीक दिया था, ठीक है। हमने वही कोर्स 2 साल की बजाय 3 ईयर का कर दिया, ठीक है। वही हमने थोड़ा सा
उसका मतलब कोर्स के नाम अलग अलग हो जाते हैं थोड़े थोड़े। जी, जी। इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस है, एचआर में है, तो वो सारी चीज़ें डाटा एनालिस्टिक में है या फिर बिजनेस एनालिस्टिक में है। तो मतलब हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और वो देख के देन अगर आप अपनी फाइल लगाते हो तो उसका वीज़ा आएगा। तो मैं बता रहा था कि भाई वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर, एजुकेशन एंड वीज़ा फेयर, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट्स मिलेंगे, आपको ऑन स्पॉट एडमिशन मिलेगा, आपकी फ़ाइल को चेक करके आप कौन से कोर्स में जा सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जा सकते हो, किस प्रोविंस में जा सकते हो, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑन स्पॉट एडमिशन मिलेगा। प्लस में जो बच्चे ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे उनको 50% एप्लीकेशन फीस एंड वीज़ा सर्विस चार्ज में भी डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर कोई यूरोप, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, आयरलैंड इन कंट्रीज़ में जाना चाहता है तो स्टिल देयर विल बी द सम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव, उनसे आप मिलके अपना क्या नाम है अपना ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ में जो बच्चे आइल्स या पीटी करने की सोच रहे हैं या कहीं से अदर इंस्टीट्यूट से आइल्स पीटी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रैटेजी देंगे। तो प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए, 5 अगस्त हम आ रहे हैं जी अमृतसर, होटल HK क्लार्किन, रणजीत एवेन्यू में होटल HK क्लार्किन। 2 अगस्त को है मैं जी 6 अगस्त को है होटल किंग्स जो कि जीटी रोड पे है। 5 अगस्त को अमृतसर होटल क्लार्किन, 6 अगस्त को होटल किंग, 7 अगस्त को लुधियाना होटल ए होटल जो कि फिरोज गांधी मार्केट में है। 8 अगस्त को हम बठिंडा है जी होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। 9 अगस्त पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 10 अगस्त को जी हम चंडीगढ़ है होटल अरोमा। और 11 तारीख को जी दिल्ली आ रहे हैं, संडे का दिन है, होटल द रॉयल प्लाजा कनॉट प्लेस। अब की बार दिल्ली वालों ने रिक्वेस्ट की है कि जी संडे का रखो ताकि स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी मिल सके, क्योंकि काफ़ी कोई बिजनेस में है, कोई शॉप पे जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पे हैं तो वो क्या नाम है जॉब पे हैं। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट की पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम 11 तारीख को संडे के दिन दिल्ली आ रहे हैं, होटल द रॉयल प्लाजा जो कि कनॉट प्लेस में है। 12 अगस्त को जी अम्बाला में है होटल मोहन टुलिप जो कि अपना प्रेम नगर अम्बाला सिटी में पड़ता है। और 13 तारीख को कुरुक्षेत्र है होटल सैफ्रॉन पिपली रोड पे है। और 14 अगस्त लास्ट सेमिनार जी करनाल होटल डिवेंचर जो कि करनाल में है, अपना जीटी रोड के पास ही पड़ता है। तो इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप हर एक कंट्रीज़ के डेलीगेट्स होंगे। 50% एप्लीकेशन फीस एंड सर्विस चार्ज में वे ऑफ मिलेगा। अपकमिंग जो भी इनटेक है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे हम कनाडा की बात करेंगे, सितंबर मोस्टली जा चुका है बट स्टिल देयर आर सम कॉलेज जो अक्टूबर नवंबर में भी सीटें दे रहे हैं। फिर आपका जैन इनटेक है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अक्टूबर नवंबर का इनटेक है, यूके की बात करें सितंबर का इनटेक है, आपकी यूरोप की बात करें सितंबर का इनटेक है, आयरलैंड की बात करें तो सितंबर का इनटेक है, प्लस में जैन इनटेक है। तो आप भी अगर अपकमिंग जो कमिंग इनटेक है उसमें जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपने पेरेंट्स को लेके आइए और अपने नियर डियर जो भी विदेश जाना चाहता है उसको जरूर लेके आएँ ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, देखिए सर वीज़ा इसमें औखा की कार? हाँ इसमें देखो आयरलैंड पहले बच्चा बहुत गया है, अभी थोड़ी सी एम्बेसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। 6 मंथ ओल्ड पैसे हों या फिर आपके पास करंट विद सोर्स वाले पैसे हों, ठीक है। दूसरा स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का वर्क वीज़ा है, मास्टर्स में 1.5-2 साल का वर्क वीज़ा है। तो ये दूसरा थोड़ा सा एम्बेसी लीनियट नहीं है, तो कुछ रीजंस हैं। सेकेंडली जब आपके पास आज की डेट में कनाडा जैसा कंट्री है जहाँ बच्चा मोस्टली जा सकता है और जा रहा है और जहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो मोस्टली बच्चों की यही रहती है कि भाई जहाँ पे हमारा इजीली काम हो जाए वहीं चले जाए। अदरवाइज आयरलैंड इज़ द गुड कंट्री। आयरलैंड बच्चा जा रहा है, पहले न्यूजीलैंड बहुत बच्चा गया, फिर स्टॉप हुआ, अब फिर जाना स्टार्ट हो गया। यूके पहले बच्चा बहुत गया, 2009 की बात करें बंद हुआ, अब देखो आप फिर यूके स्टार्ट हो गया। सो समय ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जी 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 स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा खुल जाता है, फिर उन्हें प्रमोट किया। देखिए 15 साल के एक्सपीरियंस में देखा हमने एम्बेसी कभी ऐसे चलती है, कभी डाउन जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, फिर तो थोड़ा ओवरऑल सिनेरियो दसो कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੋਪ ਕੀ है? जी देखिए आप बैचलर और मास्टर्स दोनों के लिए जा सकते हैं। हमें रिक्वायर्ड है जी आपके 6 बैंड आ जाए तो वेल एंड गुड है। और इसके अलावा आपको 1 ईयर की ट्यूशन फीस है, दैट इज़ अराउंड 10,000, 8,000, 12,000
यूरो के आसपास रहती है। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या नाम है, जो लिविंग कॉस्ट है, तो एक एजुकेशन बॉन्ड चलता है 7 से 10 हज़ार यूरो का, वो अगर आप ले ले तो वेल एंड गुड है। या फिर आप फंड दिखा दो, जो बच्चा जितने ड्यूरेशन के लिए जा रहा है उतने ड्यूरेशन की फीस दिखानी पड़ेगी। अगर 1 ईयर का प्रोग्राम है तो 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट दिखानी है। 2 साल का तो 2 साल की, 3 साल का तो 3 साल की। 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है जी। वीज़ा टफ भी नहीं है बट ईजी भी नहीं है। उसके लिए आपके पास जेन्युइन कंसल्टेंट होना चाहिए, और जो बच्चा जा रहा है वो जा ही रहा है, उसका वीज़ा भी आ रहा है जी। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 1 'ਚ 5 ਜਾਂ 5.5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SDS ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ 6 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 'ਚ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ 6% ਗੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਸਟਰੀਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ 5.5 होना या 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 होना कितनी पॉसिबिलिटी है? कंटिन्यूसली वीज़े आ रहे हैं, मैं अपने मतलब स्टाफ से देख रहा था, डेली मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मतलब कि ग्रुप में चेक भी कर रहा हूँ क्योंकि अदर मतलब डिफरेंट ब्रांच में डेली पहुँच नहीं पाता जी। डेली वीज़े निकल रहे हैं। 6 नॉलेज देन 5.5 भी हैं जी, 6.5 है, किसी में 5.5 है, तब भी वीज़े आ रहे हैं। बट कीप इन माइंड, मैं हमेशा स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करना है हमने, ठीक है। आप ऑफर लेटर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, साथ साथ में, क्योंकि आइल्स में हम बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पे 6 ईच लेके आते हो तो इट विल बी मोर बेटर। और जब तक आपका ऑफर लेटर फीस ट्रांसफ़र होती है, फाइल लगती है, तो अगर उस टाइम तक आपके पास 6 ईच आ जाते हैं तो दैट इज़ मोर बेटर कि आपकी SDS में लग जाएंगी। लेकिन नहीं, अगर आपके नहीं आते हैं तो अगेन आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 6 नॉलेज देन 5.5 आपके पास है और उसमें वीज़ा निकल रहे हैं। यहाँ देखना ये है कि 6 नॉलेज देन 5.5 वीज़ा है, बट कीप इन माइंड कंसल्टेंट अच्छा हो, कोर्स सिलेक्शन अच्छा हो, प्रोविंस ठीक हो, कॉलेज अच्छा हो, वीज़ा निकलता है। एक अच्छी सी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, बच्चे का वीज़ा निकलता है। कंटिन्यूसली आ रहे हैं जी हमारे, रोज़ 15-20 रोज़ वीज़ा निकल रहे हैं। बच्चा आइल सेंटर क्यों बैठा है कि 6 ईच लेके जाऊँगा? अच्छी बात है जी, अगर 6 ईच वाली बात पर, क्योंकि SDS गैप भी तो हो रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे किसी बच्चे ने जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना है, अगर उसके 6 नॉलेज एंड 5.5 हैं तो उसके पास टाइम है, वो अप्लाई तो करे, बट हार्डवर्क भी करे। हो सकता है उसके 6 ईच आ जाए अगले महीने 2 महीने में, जब तक उसकी फाइल लगे। मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट वेस्ट द टाइम, आप प्रोसेस जरूर स्टार्ट करो, बट साथ साथ सेकेंडली आप अपना हार्डवर्क आइल्स के लिए भी करो कि अगर आइल्स में स्कोर अच्छा आ जाए तो दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है। 6 ईच पे अगर 6 ईच नहीं आए तो 6 नॉलेज एंड 5.5 तो हैं। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਾਲ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡमिक ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ज्वाइन करता है कि 6 महीने हो आराम है। ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी, ये तो आपका पहला स्टेप है। साथ साथ में माइट भी आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हो जैसे ऑस्ट्रेलिया में, आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, न्यूजीलैंड जा रहे हो, फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी प्रीवियस एजुकेशन है, उस हिसाब से आप काउंसलर से मिलो कि जी मेरी ये एजुकेशन है, मुझे कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग, ये तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई कितनी मुझे बैंड की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मुझे कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और कौन सा प्रोविंस मिलेगा, और किस किस कंट्री के लिए मैं एलिजिबल हूँ। स्टूडेंट्स को 10-20 ऑप्शंस रखने चाहिए काउंसलर से पूछ के। तीसरा जी, मेरा खर्चा कितना आएगा। अब बच्चा देख सकता है हाँ जी पापा के पास 10 लाख पड़े हैं, 5 लाख की और रिक्वायरमेंट है। पापा मैं वेस्टर्न ओवरसीज में होके आया था, बताया उन्होंने कि आपकी 8 से 10 लाख रुपये ट्यूशन फीस है, प्लस GIC 5 लाख रुपये है। 5 लाख रुपये आपके पास कम है, इन मीन टाइम आप अरेंज कर लो। ये एजुकेशन लोन लेना हो तो बैंक में जाके बात करें, जी बच्चा आइल्स कर रहा है, ठीक है जी, कब एजुकेशन लोन मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मुझे डिप्लोमा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। या फिर चाचा ताऊ से लेने हैं, मामा से लेने हैं, नाना से लेने हैं, क्या भाई अरेंज हो सकते नहीं हो सकते, हाँ पैन कार्ड है या नहीं है, घर में कौन कौन मेंबर है, उनके प्रोफेशन क्या, उस हिसाब से क्या वो ITR भरते हैं नहीं भरते हैं। ये छोटी छोटी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिसर्च करना शुरू कर दे कि किस प्रोविंस में जाना चाहिए, कोर्स सिलेक्शन क्या होगा, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी कंपनी मुझे जो जॉब दे सकती है। तो अगर ये सारे के सारे रिसर्च बच्चा करता है तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी स्टूडेंट के साथ कभी भी फेक नहीं हो सकता, बिकॉज स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर है। प्रदीप जी, एक चीज़ समझाओ, जो आइल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ लगता है चेकलिस्ट मिलती है उन्होंने सारी? मेरे यहाँ मिलती है सर, मेरे यहाँ मिलती है। ऐसी चेकलिस्ट बना रखी है कि बच्चा उससे गो थ्रू हो जाए ना,
4 पेज की है चेकलिस्ट। अगर उसे स्टेप 1 से लेके और जेड तक जाएगा, मतलब स्टूडेंट खुद कंसल्टेंट बन जाएगा। अच्छा, ये स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसका क्या प्रोफेशन है, किसकी ITR होनी चाहिए, किसका तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैप है तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर मान ले वर्क एक्सपीरियंस जॉब कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस तो अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, मतलब एक एक चीज़ को इतना ज़बरदस्त तरीके से एलोबरेट कर रखा है। एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो एजुकेशन लोन में क्या क्या चीज़ें, क्या मतलब टेक्निकल बातें होनी चाहिए, कितनी कोलैटरल सिक्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं, बोरोवर कौन हो सकता है, को बोरोवर कौन हो सकता है। मतलब चेकलिस्ट 4 पेज की ऐसी है कि उसको देख के ਬੱਚਾ भी खुद काउंसलर बन सकता है, कंसल्टेंट बन सकता है ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर कंटिन्यूसली वीज़े आ रहे हैं, जो कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि वीज़ा नहीं आ रहे वो फेक है। जेनवन स्टूडेंट्स का हमेशा वीज़ा आ रहा है। GT जेनवन टेम्परेट इंट्रेंट अगर बच्चा है 6 नॉलेज देन 5.5 है, 18 पास आउट है, 19 पास आउट है, इससे ज़्यादा अगर कोई गैप है तो उसके पास कोई अगर कुछ ने जॉब की है या फिर उसके पास एविडेंस है हर चीज़ का, और परसेंटेज CBSE बोर्ड वही बात है 60% मेजर 4 में और स्टेट बोर्ड 65, तो कोर्स सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आपका वीज़ा लगेगा। मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट और काउंसलर्स को ये नहीं पता होता कि एक BA वाले बच्चे को क्या क्या कोर्स दे सकते हैं। वो बोलेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट दे दो। मोर देन 500 स्ट्रीम्स निकलती हैं एक BA वाले बच्चे के लिए कि ये 500 कोर्स हैं। बीटेक वाले के लिए बीटेक को बोल दिया जी आप IT है तो IT में चले जाओ, IT में भी मोर देन 100 आगे स्ट्रीम निकलती हैं। एम्बेसी को पता ही नहीं, हर एक कंसल्टेंट वही चीज़ भेजा जी आपके पास BA कर रखी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट चले जाओ, आपने BSc कर रखी है आप IT चले जाओ। जो 100 स्ट्रीम्स मोर आगे निकलती है वो काउंसलर्स को नॉलेज नहीं है, कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं है। दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल आते हैं। आप कोर्स सिलेक्शन अच्छा लोगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कोर्स सिलेक्शन आपका अच्छा है, साथ साथ में बच्चे ने अगर थोड़े से रिसर्च कर रखे हैं, वीज़ा ऑफिसर गारंटेड वीज़ा देगा। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। देखिए सर, राइट हर एक स्टूडेंट्स को, पहली बात तो कनाडा अगर रिफ्यूज़ हो गया तो होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रिफ्यूज़ हो चाहे 5 बार रिफ्यूज़ हो, आपका वीज़ा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया लिया, न्यूजीलैंड लिया, UK लिया, यूरोप लिया, जो भी कंट्री आपने दूसरा स्टेप उठाया है, तो एक बच्चे ने सर देखो सबसे बड़ी बात, पहली बात तो यही है कि वो जब बच्चा एक IELTS करना स्टार्ट करता है, बल्कि जब पासपोर्ट बना लेता है, बनवाता है, तब से वो ड्रीम देखना शुरू कर देता है। वो डेली जहाज़ में बैठ कर सोता है कि मैं टोरंटो उतर रहा हूँ, मैं सिडनी उतर रहा हूँ, मैं मेलबर्न उतर रहा हूँ। बच्चे को जाना ही जाना है, तो टाइम रहते अगर अच्छा कंसल्टेंट उसको मिल जाए तो गुड थिंग्स है कि वो जेन्युइन तरीके से आगे पहुंच सकते हैं। और वो बच्चा, जो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने मान लो कनाडा रिफ्यूज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ हो गया, फिर वो घर बैठेंगे, चुपचाप नहीं बैठ सकते, वो दूसरा कंट्री देखते हैं। गुड थिंग है, मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ कि आपका कंट्री का वीज़ा नहीं है, टाइम टू टाइम आप दूसरे कंट्री की रिसर्च करो। हाँ, उसकी पहली जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ दूसरे कंट्री के लिए ना करें। अच्छा चंगा कंसल्टेंट आपके पास हो, कोर्स सिलेक्शन आपका अच्छा हो, रिसर्च थोड़े से अच्छी और फाइनेंशियल साउंड हो, तो वीज़ा निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ जी जी जी। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ UK ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ रहेगा UK? देखिए जी, अभी जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि अभी होप है, डिक्लेयर अभी नहीं हुआ कि भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा स्टार्ट हो सकता है UK में, वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, इमिग्रेशन आज की डेट में लीनियट है, वो वीज़ा दे रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटे मोटे कॉलेज में ना जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, बैचलर और मास्टर्स करने, डिप्लोमा में नहीं जाना है, ठीक है। और आप जा रहे हो तो आप स्टडी कंप्लीट करो, स्टडी कंप्लीट करोगे तभी कुछ होगा। आज की डेट में वीज़ा मिल रहे हैं, अगर आपके 5.5 बैंड है तब भी वीज़ा है, 6 बैंड है तब भी वीज़ा है, अगर आप विदाउट IELTS हैं, आपके इंग्लिश में 65% मार्क्स है तब भी आपका वीज़ा है। कीप इन माइंड, यहाँ इंटरव्यू के साथ भी है, विदाउट इंटरव्यू भी है, और यहाँ पे फंड्स बहुत कम दिखाने हैं। 6 महीने की फीस आप पे कर दो सॉरी 6 महीने की फीस पे कर दो, प्लस में आप 15-16 लाख के फंड दिखा दो, 28 दिन पुराने होने चाहिए, वीज़ा लगता है। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਤਰੀਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਲੰਧਰ 6 ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 7, ਬਠਿੰਡਾ 8, ਪਟਿਆਲਾ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10, ਦਿੱਲੀ 11, ਅੰਬਾਲਾ 12, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ अगस्त महीने में। ਅਗਸਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
कोई एडमिशन्स भी कर रहे हो बच्चों की? जी, ऑन स्पॉट एडमिशन बच्चों को मिल रहा है। आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। कमी की इनटेक अगर आपको पकड़ना है तो ऑन स्पॉट आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। और ऑन स्पॉट एडमिशन का मतलब ये नहीं कि ऑफर लेटर उसी टाइम हो जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस आपका उसी टाइम हो गया, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो रैप हैं उसी टाइम उस पर एक्शन किहड़े-किहड़े देशां दे ज़्यादातर जी, टारगेट? सबसे ज़्यादा कनाडा ऑस्ट्रेलिया के होंगे। उसके अलावा आप यूरोप, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, इनके भी डेलीगेट्स होंगे। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पेरेंट्स के साथ ज़रूर आएँ। और 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है। 9115070017 नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पे या नियरेस्ट ब्रांच में जाके भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक वीज़ा लेना इतना ईजी नहीं है, तो टफ़ भी नहीं है। बट टफ़ है तो उनके लिए है जो मतलब जो ऐसे एजेंट्स जिनके पास नॉलेज नहीं है, टाई अप्स नहीं है, और वो सिर्फ वीज़ा लेने के लिए गेम नहीं खेलते, वो वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए गेम खेलते हैं बच्चे के साथ। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप ऐसे एजेंट से बचें और इन फेयर में पार्टिसिपेट करके नॉलेज लें। नॉलेज आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं आप टाइम रहते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। एक चीज़ समझाओ चलते चलते, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जो बच्चा चला जाता है तो बहुत घट चांस होंगे ने कोई नैगेटिव फीडबैक देवे। जो मैं नहीं कह रहा कि यूरोप वाले नैगेटिव फीडबैक देंगे ने, मैं कह रहा कि उन्होंने फीडबैक की होंगी है, उन्होंने प्रॉब्लमां की हैं, सोल्यूशन की। यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में सर मेरे पास एक लड़की थी रजनी, मेरे जलंधर ऑफिस में। वो कंट्री हेड थी कनाडा की, उसने मोर देन 1000 वीज़ा लगवाए होंगे उस बच्ची ने। तो वो लड़की आज न्यूजीलैंड उसमें जर्मनी में पढ़ रही है, मास्टर्स प्रोग्राम कर रही है। तो जर्मनी अच्छा कंट्री है, हंगरी अच्छा कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड बहुत बढ़िया है, इसके अलावा स्पेन कंट्री है, आपका फ्रांस है। हर एक कंट्रीज़ की वैल्यू है जी। फिनलैंड है, फिनलैंड के वीज़े आ रहे हैं। तो हर एक कंट्रीज़ की वैल्यू है जी। 22 कंट्री है, सेनेगन से आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो। बच्चा मान लो कहीं पे पेपर खुलते तो पक्का भी हो जाता है, ठीक है। और जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, 18 मंथ का वर्क वीज़ा है, सेटलमेंट के चांसेस पूरे हैं। बच्चा अगर स्टडी कंप्लीट करता है तो वो सेटल होता ही होता है। थैंक यू प्रदीप जी। एक बार नोट कर लो जी तुसीं, 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ, ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5 ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 2 'ਚ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ੋਅਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।